तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपकी किसके लिए हो जाती है, रोटेशनल सिस्टम के लिए हो जाती है। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होना चाहिए और आपका जो अल्फा है दैट शुड बी ए कांस्टेंट वैल्यू। दो वेक्टर्स क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, यू विल हैव ए वेक्टर क्वांटिटी एंड यू नीड टू टेक द डॉट प्रोडक्ट विद द थर्ड वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली, तो आपको एक स्केलर बेसिकली वहां पे मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, दो वेक्टर क्वांटिटीज की कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर मिल रहा है। कौन सी दो क्वांटिटीज है? बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आए कि रोटेशनल सिस्टम में वर्क डन कितना होता है और रोटेशनल सिस्टम में पावर कंजम्पशन बेसिकली अगर आपको निकालना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल। इस वीडियो में हम रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जो काइनेमेटिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ट्रांसलेशनल मोशन को जब हम स्टडी कर रहे थे वहां पे हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिस्कस किया था और हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस को डिस्कस किया था, राइट। सिमिलरली अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका जो रोटेशनल मोशन है क्या उसमें ऐसी कोई काइनेमेटिक इक्वेशन पॉसिबल होती है या नहीं होती फॉर कांस्टेंट रोटेशनल एक्सेलरेशन बेसिकली, जहां पर हम फिक्स्ड एक्सिस को मेनली डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में बेसिकली दिया हुआ, राइट। उसके बाद फिर हम जो वर्क डन कैलकुलेशन हमने ट्रांसलेशन मोशन के केस में की थी, सिमिलरली हम रोटेशनल मोशन में भी आपका जो वर्क डन कैलकुलेशन है उसके लिए हम एक डेरिवेशन जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आपका काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो काइनेमेटिक जो आपका काइनेमेटिक्स है बेसिकली वो क्या होती है, वो सबसे पहले हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि हम मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन जो कॉज ऑफ मोशन है इसको हम स्टडी नहीं करते हैं बेसिकली कि किस रीजन से आपका मोशन हो रहा है उसको हम स्टडी नहीं करते हैं। जब डायनेमिक्स की बात आती है तो उस केस में होता क्या है कि हम दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों ही केसेस में, राइट। तो काइनेमेटिक्स में हमने देखना है कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पॉसिबल है रोटेशनल मोशन में। जैसा कि हमने बोला ये जो चीजें हैं हम किसके लिए देखेंगे, आपका जो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है उसके केस में डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे जो अल्फा जो है जिसको हम रोटेशनल एक्सेलरेशन कंसिडर कर रहे हैं वो हम बोलेंगे कि दैट विल बी बेसिकली कांस्टेंट फॉर योर सिस्टम, ओके। तो अगर हम जो ट्रांसलेशनल मोशन का केस है उसके अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर उनको हम लिखें तो हमें वहां पे देखने को मिला था कि वो इक्वेशंस कुछ इस तरीके थी कि दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिमिलरली s जिसको हमने x माइनस एक्स जीरो लिख दिया था बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, दैट विल बी दैट विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेसिकली। और थर्ड जो इक्वेशन हमने देखी थी वो थी आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो तीन इक्वेशंस थी हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी, राइट। तो जब आप नोटिस करोगे, वैसे हम डिराइव भी करेंगे इन इक्वेशंस को, लेकिन एक नोटिस करने वाली बात है कि जो दोनों सिस्टम है, जब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका ट्रांसलेशनल सिस्टम, ट्रांसलेशनल मोशन बेसिकली, और यहाँ पे हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन के लिए, राइट। तो इन दोनों सिस्टम के बीच में कुछ एनालॉजी होती है दोनों के बीच में। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो किस तरीके से कि जैसे आपने एक्सप्लेन किया पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आप बताते हो, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो रोटेशनल मोशन के केस में आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसकी बात करते हो। सिमिलरली एक होती है आपकी वेलोसिटी, इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो, इसको आप रिलेट कर सकते हो एंगुलर वेलोसिटी से। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन की, यहाँ पे आप किसकी बात करोगे, यहाँ पे आप बात करोगे किसकी, एंगुलर एक्सेलेरेशन की। सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में तो आपको मास देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मास जो है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके अंदर एक रिलेशन आपको देखने को मिलेगा कि मास जो है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सिस्टम में एनालॉजस बेसिकली होते हैं, ओके। तो
ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टाइम देखिए, टाइम तो सेम रहेगा, टाइम का चेंज नहीं होगा, लेकिन ये क्वांटिटीज ट्रांसलेशनल मोशन में है। अगर आप इन इक्वेशंस को रिप्लेस कर देते हो विद दीज रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज, तो आपको जो रिस्पेक्टिव काइनेमेटिक इक्वेशन जो है फॉर योर फिक्स्ड एक्सेस रोटेशन, जहाँ पे आपका जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, उसके लिए आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे, राइट। लेकिन उनको डिराइव भी हम करके देख लेते हैं ताकि क्या है आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमने अल्फा इंट्रोड्यूस किया था, अल्फा बेसिकली आपका एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली, सो अल्फा वी डिफाइन इट टू बी, यू कैन से, चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, रीअरेंज अगर आप इसको करो तो आपको देखने को मिलेगा। सो यू कैन से दिस, आई विल राइट इट टू बी डी ओमेगा विल बी इक्वल टू, यू कैन से, अल्फा डी टी। ओके, नाउ आपको पता है कि दिस इज योर, यू कैन से, एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो एलिमेंट। सो ओमेगा आपका बेसिकली चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन आपको चेक करना है कि लेट्स से आपका t इज इक्वल टू 0 पे आपका जो यू कैन से एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, लेट्स से दैट वाज ओमेगा 0। नाउ t इज इक्वल टू t टाइम पे आपको ओमेगा जो है वो बेसिकली आपको निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इन सब में आपको एक चीज नोटिस करोगे, दैट योर अल्फा दैट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसा हमने ट्रांसलेशनल मोशन में किया था वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे, आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। तो देखिए, टाइम का जो लिमिट है वो 0 टू t है, और 0 टाइम पे ओमेगा 0 एंड दिस विल बी ओमेगा। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ओमेगा, लिमिट विल बी ओमेगा 0 टू ओमेगा, दिस विल बी अल्फा t एंड दिस विल बी 0 टू t। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ओमेगा है, ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। और ये जो इक्वेशन है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। आप क्लियरली यहाँ से चेक कर सकते हो दैट v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो आप, हमने यहाँ पे रिप्लेस क्या किया है, दैट v को अगर आप ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं तो हमने, जैसे आप u को v0 कंसिडर कर सकते हो, सिमिलर यहाँ पे हमने किया, इस ओमेगा वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा, a इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा, टाइम विल रिमेन द सेम। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। अब देखिए, आपको यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म में इक्वेशन मिल गई है, आपको कौन सी इक्वेशन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में आपको निकालनी है। तो आपको पता है कि ओमेगा, अगर आपको पता है तो ओमेगा का आप फैक्टराइज करोगे तो दैट विल बी, यू कैन से, दैट विल बी डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है, बेसिकली डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, और ये आपका डी टी हो गया। तो यहाँ से अगर आप रिप्लेस कर देते हो इस टर्म के अंदर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट you will see that your d theta divided by dt will be equal to, और यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज ओमेगा 0। तो बेसिकली ओमेगा 0 तो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी एट 0 टाइम। और ये जो है दिस इज योर वेरिएबल, बेसिकली ये जो ओमेगा जो है दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ टाइम एंड दिस इज कांस्टेंट। तो आप कुछ इस तरीके से देखोगे, अदरवाइज आपके कंफ्यूजन हो जाएगा कि वाई वी हैव नॉट रिटन ओमेगा 0 टू बी डी थीटा 0 डिवाइडेड बाई डी टी। तो वो कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, बिकॉज द ओमेगा इज द ओनली फंक्शन ऑफ टाइम। तो डेरिवेटिव जब आप इंटीग्रेशन आप यहाँ पे डेरिवेटिव की फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो ओनली इस टर्म को आप लिखोगे, दैट डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी विल बी इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस, यहाँ पे आपका हो जाता है अल्फा टी। अब आपको पता है आपको डिस्प्लेसमेंट की टर्म में एक इक्वेशन निकालनी होती है, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो दैट डी थीटा विल बी इक्वल टू, सो दिस विल बी ओमेगा 0 डी टी एंड प्लस में अल्फा टी डी टी बेसिकली। और यहाँ पे आपको पता है कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा बेसिकली हम डिफाइन करते हैं दैट थीटा एट टी इज इक्वल टू 0, यू डिफाइन इट टू बी, लेट्स से थीटा 0। जैसे हम यहाँ पे एक्स 0 डिफाइन करते थे, यहाँ पे थीटा 0 डिफाइन करना है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, टाइम आपका लिमिट 0 टू टी टाइम पे हमें चेक करना है बेसिकली, तो यहाँ पे लिमिट हो जाती है, दिस विल बी थीटा 0 टू थीटा, दिस विल बी 0 टू टी, और ये भी आपकी 0 टू टी। ओके, अब आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस विल बी थीटा माइनस थीटा 0 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए दिस इज ओमेगा 0 डी टी, तो यहाँ पे टाइम आएगा तो दिस विल बी ओमेगा 0 टी प्लस, अब देखिए यहाँ पे टी है ऑलरेडी और एक डी टी है और अल्फा कांस्टेंट है, इट मींस दिस विल बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका क्या जाता है, दिस विल बी हाफ अल्फा टी स्क्वायर बेसिकली। और जब आप इक्वेशन को रिलेट करोगे तो देखिए, दिस इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट और दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दिस विल,
you can say you just replaced the v by omega and a by alpha. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि why I've written this, you can say you can convert using this kind of relation. Okay, so this will be your equation 2. Now देखिए थर्ड इक्वेशन में आपको वेलोसिटी चाहिए और आपको एक्सेलेरेशन चाहिए. इट मीन्स टाइम जो है दैट शुड नॉट बी देयर, और आपको उसको बेसिकली सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा किसी और टर्म से इन टर्म्स ऑफ यू कैन से वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, राइट. तो यहाँ पे अगर आप अल्फा की यहाँ पे इक्वेशन देखो, सो यू नो दैट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी बेसिकली. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, डी टी को यहाँ पे रिप्लेस करना है. तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो दैट यू मल्टीप्लाई इट बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा. तो यू कैन सी दैट डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी विल बी ओमेगा एंड डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी थीटा. सो ये इक्वेशन आप अगर इसको रीअरेंज करोगे तो इस इक्वेशन से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट दिस अल्फा डी थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, ओके, सो अल्फा डी थीटा विल बी इक्वल टू, दिस विल बी ओमेगा डी ओमेगा. और यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होगा. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे थीटा की टर्म्स में है, तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन करोगे थीटा जीरो टू थीटा, और यहाँ पे ओमेगा की टर्म्स में है, तो दिस विल बी ओमेगा जीरो ओमेगा. बिकॉज बेसिकली आपका जो ओमेगा है वो t इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियली आपका ओमेगा जीरो होता है और किसी पर्टिकुलर t टाइम पे ओमेगा हो जाता है. सिमिलरली थीटा जीरो टू थीटा लिमिट हमने बेसिकली रखा. अब यहाँ पे देखिए थीटा करेंगे देन इट विल बी अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो बेसिकली. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ओमेगा डी ओमेगा है तो इस विल बी हाफ ओमेगा स्क्वायर यू कैन से. ओके, सो दिस विल बी half omega square and the limit will be from omega 0 to omega. So you can write, इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे so you will get, you can say omega square will be equal to omega naught square and this will be plus 2 alpha theta minus theta 0. So this equation will be your third equation. तो अगर यहाँ से आप कंपेयर करके देखो तो यहाँ से आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये जो भी हमने लिखा था इस इक्वेशन को कंपेयर करके, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि व्हेन यू रिप्लेस द वेलोसिटी बाय ओमेगा, ए रिप्लेस बाय अल्फा, यू विल गेट द सिमिलर इक्वेशन. ओके, तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपकी किसके लिए हो जाती है, रोटेशनल सिस्टम के लिए हो जाती है. लेकिन कंडीशन क्या होगी कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होना चाहिए और आपका जो अल्फा है दैट शुड बी ए कांस्टेंट वैल्यू, वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए. इन दैट केस ओनली आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज जो है आप इन इक्वेशंस को क्या नहीं कर पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट. तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके रोटेशनल सिस्टम में कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा अगर आपको रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन अगर किसी सिस्टम की चेंज करते हैं, राइट. तो स्टार्ट करते हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन. तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो आपकी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के लिए करेंगे, लेकिन जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी रोटेशनल सिस्टम के लिए, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन भी आपका उसके लिए भी वैलिड रहेंगे आपके फाइनल इक्वेशंस, राइट. लेकिन हम यहाँ पे फॉर ए मोमेंट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कंसिडर करेंगे, देन यू कैन जनरलाइज इट. ओके, तो देखिए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में आपको सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो एक्सिस है ये फिक्स्ड है. इट मीन्स जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में बेसिकली मूव करते हैं. दूसरी यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगा आपको कि अगर लेट्स से आपने टॉर्क वेक्टर यहाँ पे लगाया है, बिकॉज रोटेशनल सिस्टम है, अगर उसका स्टेट ऑफ रोटेशन आपको चेंज करना है, इन दैट केस यू नीड टू अप्लाई टॉर्क ऑन द सिस्टम. ओके, तो यहाँ पे टॉर्क लेट्स से किसी जनरल डायरेक्शन में लगाया है, किसी पर्टिकुलर एंगल में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट. अब ये डायरेक्शन आपकी फिक्स्ड है. अगर आप फैक्टराइज करते हो टॉर्क वेक्टर को तो यहाँ से दिस विल बी योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द एक्सिस एंड here you will have a parallel component to the rotational axis, right. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये जो टॉर्क परपेंडिकुलर वेक्टर है this will be balanced by constraints. constraint means basically जो रिएक्शन फोर्सेस हैं उनसे ये बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सिस फिक्स्ड है. अगर आप इसके परपेंडिकुलर टॉर्क भी लगा रहे हो सो इट इज नॉट चेंजिंग, इट मींस ये आपका यहाँ पे बैलेंस्ड हो पा रहा है. जो भी
कंस्टेंट है जो इसको फिक्स रख रहे हैं, दोज विल बी बैलेंस्ड बाय द दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क बेसिकली। तो ओनली जो कंपोनेंट है दैट विल बी दिस पैरेलल कंपोनेंट, सो टू पैरेलल विल contribute to the rotational state, right? ऐसा नहीं है कि आप परपेंडिकुलर को यूज कर सकते हो, ओनली जो अलोंग द डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस के होगा दैट विल ओनली बी द इफेक्टिव टॉर्क ऑन द सिस्टम। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे जो बतानी है आपको जरूरी थी। तो लेट्स से एक अज्यूम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें आपका जो पार्टिकल है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है लेट्स से। तो यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है, दिस विल बी योर वाई एक्सिस, और यहाँ पे जेड एक्सिस आपका बाहर की तरफ हो जाएगा राइट हैंड रूल से। ओके, सो दिस विल बी योर जेड एक्सिस। तो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं जेड एक्सिस के अबाउट, तो दिस विल बी योर सर्कुलर मोशन, राइट? अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो तो देखिए, हम एक्सप्लेन क्या करते हैं, आपका जो वर्क डन है वी एक्सप्लेन वर्क डन बाय एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बेसिकली। ओके, कि आपने कितना फोर्स लगाया किसी सिस्टम के ऊपर और कितना सिस्टम ने बेसिकली डिस्प्लेस किया। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपने फोर्स लगाया तो रोटेशनल स्टेट तभी चेंज होती है व्हेन यू अप्लाई टॉर्क ऑन द सिस्टम, और टॉर्क बेसिकली हम आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बेसिकली हम डिफाइन करते हैं। ओके, और इस केस में हम किस टॉर्क की बात करेंगे, हम ओनली रोटेशन एक्सिस के पैरेलल जो टॉर्क होगा उसकी बात करेंगे। इट मींस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टॉर्क जेड, और यू कैन से टॉर्क वेक्टर डॉट जेड कैप बेसिकली। ओके, सो दिस इज योर टॉर्क एंड दिस इज योर जेड, कंफ्यूज नहीं होना, दे बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी योर टॉर्क। ओके, और आपका जो एफ है, एफ वेक्टर दैट विल बी परपेंडिकुलर टू टो जेड। ओके, सो इट मींस आपका जो ये जो फोर्स है जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, दिस फोर्स दिस विल ओनली बी द फंक्शन ऑफ यू कैन से एक्स एंड वाई, तो ओनली एक्स वाई की डायरेक्शन में ही पॉसिबल हो सकता है ये आपका फोर्स। ओके, तो इट मींस अगर आप यहाँ पे देखो, so this is your x axis, this is your y axis, so this force will only be in xy plane. Okay, so I can write it in f vector will be in xy plane, because हम किसकी बात कर रहे हैं, तो z की बात करेंगे, because that will only be the factor which will change the rotational state of motion. Okay, because it is a fixed axis rotation. Okay, तो हमें ये तो बात पक्का पता चल गई कि x और y प्लेन के अंदर ही फोर्स होना चाहिए। रोटेशनल स्टेट अज्यूम करते हैं कि इनिशियल जो स्टेट थी लेट्स से आपका पार्टिकल जो था वो यहाँ पे था, इसको मैं P1 पॉइंट लेट्स से बोलता हूँ। सिमिलरली एक पॉइंट आपका यहाँ पे जाके था लेट्स से आपका पॉइंट, दिस इज योर P2 पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक हमने बेसिकली सिस्टम को क्या करना है, रोटेट करना है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट स्टेट चेंज करने के लिए हमने कुछ पर्टिकुलर फोर्स लगाया, और यहाँ से इस पॉइंट की रेडियल डायरेक्शन आप देखोगे, और इसका एक r1 पोजीशन वेक्टर होगा और इसका r2 पोजीशन वेक्टर होगा। ये तो क्लियर होगा आपके, राइट? अब अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो कंपोनेंट है दिस इज योर अल्फा लेट्स से, आर कैप और जो फोर्स है दोनों के बीच का जो यू कैन से एंगल है दैट इज अल्फा लेट्स से। ओके, अब यहाँ पे अगर आप चीज चेक करोगे तो वर्क डन हमने कैसे डिफाइन करना है, वर्क डन वी आर गोइंग टू डिफाइन W will be equal to F vector dot ds। तो ds अगर आप देखो तो ds कहाँ पे है, ds आपका इसी xy प्लेन में होने वाला है, फोर्स भी इसी xy प्लेन में होने वाला है, तो दोनों के बीच में ओब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल जरूर होगा। ओके, तो अगर देखिए हम ज्यादा बड़े चेंज की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी गिवन लाइक दिस, सो दिस विल बी योर ds। लेकिन जब एक बहुत छोटे एलिमेंट की अगर आप बात करते हो तो उस केस में आपको देखने को क्या मिलेगा कि इफ आई ड्रॉ इट यू कैन से दिस इज योर कर्व, तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर आप छोटे एंगल की बात करते हो तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि दिस ds इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से स्ट्रेट लाइन। ओके, ds बेसिकली क्या है, एक आर्क है जो कि इस पर्टिकुलर एंगल ने बनाया है। तो लेट्स से इनिशियल एंगल जो था वो आपका थीटा लेट्स से था, लेकिन ये आपने डी थीटा एंगल पे बेसिकली स्मॉल एंगल की आप बात कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि दिस ds ये आपका यहाँ पे हो जाता है। ओके, और ये जो है दिस इज योर r बेसिकली, और r सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो बेसिकली दोनों क्या होंगे,
सेम होंगे, रेडियस है बेसिकली उसकी, जो पार्टिकल आपके रोटेट कर रहा है, हर एक पार्टिकल का क्या है, एक सर्कुलर रेडियस होगा, सो दिस आर विल रिमेन द फिक्स। ओके, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी कि आपका जो ds है, यू कैन अप्रोक्सीमेट इट टू बी आर डी थीटा बेसिकली। ओके ओके, तो यहाँ से वर्क डन की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि दिस वर्क डन विल बी डिफाइंड बाय एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, और हमने देखा कि ds और f के बीच का जो एंगल है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ये आपका क्या है, दिस वाज योर फोर्स। ओके, और आपका ds एलिमेंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे कि ये डायरेक्शन जो है दिस इज योर रेडियल एंड दिस इज योर टेंजेंशियल, दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो आप देखोगे कि यहां पे अगर ये एंगल अल्फा है तो दिस विल बी योर 90 माइनस अल्फा। ओके, तो ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज दोनों 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं। तो हमने क्या बोलना है, ये आपका ds कैप है बेसिकली, तो f और ds के बीच का जो एंगल है उसको हम cos थीटा के टर्म्स में लिखते थे, तो दिस विल बी f ds एंड दिस विल बी cos, एंगल कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। और अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो w विल बी इक्वल टू f, और ds की वैल्यू रखोगे तो r d थीटा एंड दिस विल बी साइन अल्फा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ध्यान से आप इसको देखो, तो दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, दिस इज this they all are vector quantities, और साइन अल्फा तो एक यू कैन से एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप देख पा रहे हो कि तीन वेक्टर्स हैं लेकिन यहाँ पे वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो ये चीज कब पॉसिबल हो सकती है, ये चीज तब पॉसिबल हो सकती है दैट दिस स्केलर विल बी ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बेसिकली। ओके, और इनमें से एक वेक्टर जो है अगर आप लिख दो क्रॉस प्रोडक्ट में, एंड दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट, इट मींस दो वेक्टर्स क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, यू विल हैव ए वेक्टर क्वांटिटी एंड यू नीड टू टेक द डॉट प्रोडक्ट विद द थर्ड वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली, तो आपको एक स्केलर बेसिकली वहां पे मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, दो वेक्टर क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर मिल रहा है, कौन सी दो क्वांटिटीज है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको फोर्स है, यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर साइन अल्फा। तो यहाँ से देखो कि अगर आप टॉर्क की डेफिनेशन देखो, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। ओके, सो इफ आई राइट इट अगेन, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ एंड दिस विल बी साइन ऑफ, और आर और एफ के बीच का एंगल देखिए कितना है, अगर आर की बात करें तो दिस इज योर आर कैप एंड दिस इज योर फोर्स, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फा हो गया, सो दिस विल बी योर साइन अल्फा। तो अगर आप यहाँ पे और इस क्वांटिटी को कंपेयर करो तो आपको देखने को मिलेगा दैट W इज नथिंग बट योर टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर। ओके, तो ये जो है ये आपका वर्क डन किसके लिए निकल के आ गया, एक फिक्स्ड एक्सेस जो कि आपकी जेड एक्सेस के अबाउट आप रोटेट कर रहे थे उसको, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर एक्सेस को, उसके अबाउट हम चेक कर रहे थे। तो सिमिलरली हो सकता है कि आपका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन एक्स डायरेक्शन में हो सकता है वाई डायरेक्शन में, हो सकता है जेड डायरेक्शन में हो। तो ये देखिए ये जो कंपोनेंट है आपका टॉर्क का, ये आपका टॉर्क का ओनली जेड कंपोनेंट के लिए आपने कैलकुलेट किया है बेसिकली। सिमिलरली एक्स और वाई कंपोनेंट भी होंगे, सिमिलरली उसके कोरेस्पोंडिंग डी थीटा कंपोनेंट भी बेसिकली होंगे। तो आप यहाँ पे वर्क डन कुछ इस तरीके से लिख सकते हो दैट टो वेक्टर दिस इज डी थीटा वेक्टर, और यहाँ पे आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे दैट यू कैन से दिस विल बी आई कैप प्लस टो वाई जे कैप प्लस टो जेड के कैप, और यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो डी थीटा के साथ, तो डी थीटा भी यू कैन राइट डी थीटा एक्स, नॉट एक्स, you can say about the x-axis. Okay, so this will be d theta about x-axis I cap plus d theta y j cap plus d theta z. Basically this is rotation about z-axis, y x-axis, y-axis, z-axis. So कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे। So okay, तो आपने यहाँ पे क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो बेसिकली आप इसको एज ए जनरल भी आप इसको लिख सकते हो, राइट। तो बेसिकली मेन हमारा यहाँ पे कहने का क्या मतलब था कि दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के लिए निकाला और ये आपका जनरल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ
आगे आने वाले केसेस आएंगे जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो जनरल एक्सप्रेशन है वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन से काफी आपके डिफरेंट होंगे। ओके, लेकिन ये रिलेशन आपका जनरलाइज फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ये जो है दिस इज ओनली वैलिड फॉर योर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन एंड कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके ओके, तो अब यहाँ पे हमने बात करी वर्क डन की। सिमिलरली हम डिस्कस करते हैं, जब हमने पावर डिस्कस करा था ट्रांसलेशनल मोशन में, तो हमने पावर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था। सो दिस पावर विल बी फॉर रोटेशनल सिस्टम, rotational power basically. Okay, so this power is a basically scalar quantity. So power we define it to be that dw divided by dt, the rate of work done basically. Okay, so यहाँ से you can write that tau vector dot d theta vector divided by dt, and you can separate it to be something like this. Okay, because this is tau vector and tau vector is basically only in the z direction. So tau vector dot d theta divided by dt, so this is a fixed value, so you only take this derivative, so this will be tau vector dot omega vector. ओके, सो एक चीज आपको यहाँ से और देखने को मिलेगी कि जैसा हमने जो काइनेमेटिक इक्वेशंस के केस में जैसे किया था, आपको इन दो इक्वेशंस के केस में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पावर इज नथिंग बट tau vector डॉट ओमेगा वेक्टर। तो यहाँ से आप बोलोगे कि आप जो फोर्स है ट्रांसलेशनल मोशन में दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द टॉर्क बेसिकली, और जो x है दैट वाज इक्विवेलेंट टू थीटा। तो यहाँ से एक चीज यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि पावर भी जब आप कैलकुलेट करते हो तो ट्रांसलेशनल मोशन में पावर जो थी that was, if I write it translational, this is your, you can say rotational, so this was f vector dot v vector. okay, और वर्क डन f vector dot ds vector। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि फोर्स और टॉर्क जो है वो बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो बहुत सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपके सिमिलर होते हैं आपके रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, तो वो आपको थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आए कि रोटेशनल सिस्टम में वर्क डन कितना होता है और रोटेशनल सिस्टम में पावर कंजम्पशन बेसिकली अगर आपको निकालना हो तो आपको टॉर्क और बेसिकली उसका एंगुलर वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, दैट यू कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, सो आई होप कि काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे फॉर द रोटेशनल सिस्टम, और वो भी एक फिक्स्ड एक्सिस के लिए हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जो वर्क एनर्जी थ्योरम है बेसिकली हमने डिस्कस करी थी आपके ट्रांसलेशनल मोशन में, सिमिलर वर्क एनर्जी थ्योरम हम ट्राई करेंगे आपके रोटेशनल सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना। राइट, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।